प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नई चैप्टर के ऊपर वार्तालाप करेंगे जिस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। बच्चों, ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है। और दूसरी बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप बात करो आईआईटी के लिए या नीट के लिए भी, क्योंकि बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो प्रश्न है वो फ्रिक्शन से जोड़ के बनेंगे। अगर आप बात करोगे एक और चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स, जो हम लोग मैकेनिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके भी प्रश्न बेसिकली इससे जोड़ के बनते हैं। तो बच्चों ये बेसिकली पूरी की पूरी चैप्टर फ्रिक्शन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बातों को बहुत सीरियसली सीखेंगे बच्चों और ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे और वीडियो लेक्चर को पूरा देखने का कोशिश करेंगे। आओ बच्चों बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों हेडिंग देंगे फ्रिक्शन, हेडिंग देंगे फ्रिक्शन और एक प्यारा सा नोट बच्चों बनाने का कोशिश करेंगे कि छोटा सा नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के ऊपर और बहुत ही बढ़िया से जरा सा हम फ्रिक्शन के ऊपर कुछ इसके डिफिनीशन को, परिभाषा को लिखने का प्रयत्न करते हैं। जरा सा उसको लिख के और बातों को तुरंत सीखेंगे। जरा लिखेंगे फ्रिक्शन is a component of force which along common tangent which along common tangent to the contact surface also it opposes the relative motion between two contacting surface ठीक है। टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे बोथ कॉन्टैक्टिंग सरफेस अप्लाई फ्रिक्शन ऑन ईच अदर। जरा सा बच्चों इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। कहता क्या है, बहुत ही बढ़िया बात बोला है। अभी जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट हुआ है, वीडियो लेक्चर स्टार्ट हुआ है बच्चों, मैंने बोला कि जो फ्रिक्शन है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही क्या है, पार्ट है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बेसिकली बच्चों फोर्स के ऊपर वार्तालाप किए थे। तो ये फोर्स का ही क्या है, कॉम्पोनेंट है, उसी का भाग है। कॉम्पोनेंट का मतलब भाग, मान के चलो पार्ट ना, सीधे कंपोनेंट का मतलब ही होता है पार्ट। ठीक, हम लोग कंपोनेंट पढ़े हुए हैं वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हुए हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता था, तो एक वेक्टर होता था तो उसका क्या करते थे, दो कंपोनेंट निकालते थे। तो फ्रिक्शन भी क्या है, अगर ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फ्रिक्शन उसी का क्या है, एक ऐसा वाला कंपोनेंट है जो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग लगता है। एक शब्द बोला मैंने बच्चों, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब क्या है, तो बच्चों जरा हम ध्यान से देखेंगे, जब दो सरफेसेस मान लो ये हमारा फुट है, जरा हम ढंग से बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारा मान लो पैर है और पैर थोड़ा सा कांटेक्ट में लाते हैं, ये मान लो फुट है। फ्रिक्शन को सबसे आसान तरीका है समझने का, पैर हमारे हमेशा पैर जो है, फुट जो है जमीन पे ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, एक कदम से दूसरे कदम चलते हैं, दूसरे से तीसरे कदम, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। जब चलते हैं नॉर्मली, जब दौड़ते हैं नॉर्मली, सिंपल बात, जब दौड़ते हैं या फिर चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को फोर्स करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। तो अर्थ को जब पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो चलते किधर की तरफ है, फोर्स को आप पीछे की तरफ, पैर से इसको आप पीछे की तरफ ढकेलते हो तो चलते आगे की तरफ हो। बात समझ में आ गया। अब जब
वो पीछे की तरफ ढकेलोगे तो आपको ये कौन सा ये फोर्स आपको गिरने नहीं देगा ना, ये फोर्स आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि आगे की तरफ एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, तो दो बॉडी के बीच में, दो कॉन्टेक्टिंग बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। जब मोशन हो रहा होता है तो रिलेटिव मोशन कब आएगा, जब दो सरफेसेस या दो लोगों के ऊपर वार्तालाप होगा। दो लोगों के ऊपर जब वार्तालाप होगा तो रिलेटिव मोशन निकल के आती है, और रिलेटिव मोशन जब निकल कर आएगा तो ये काम क्या करेगा भैया, आपको अपोज करेगा, रोकेगा। जैसे हम सिंपल बात हम समझने का कोशिश करते हैं, ये चलो हटाओ, सिंपल सी बात हम करते हैं बच्चों, ठीक ना, सिंपल सीधी सीधी बात। आप एक अपने घर में एक ट्रंक देखे होंगे, ट्रंक सबके घर में होता है। ट्रंक का मतलब बक्सा, बड़ा बक्सा, मान लो बड़ा बक्सा, बॉक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे कपड़े उपड़े रखते हैं। तो अब वो बहुत भारी होता है बेसिकली। अब भारी होता है तो क्या होता है कि आपको मम्मी ने बोल दिया कि बच्चों थोड़ा बाबू थोड़ा सा इस बॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाओ। तो क्या करते हो, आप इसको इधर से फोर्स देते हो, इसे धक्का देते हो, बोलते ए चलो हो। तो जैसे ही धक्का दोगे, चलने के लिए बोलोगे, उसको फोर्स दोगे, पुश करोगे, धक्का दोगे, तो क्या होगा भैया, ये बोलेगा अगर भारी है तो ये चलेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चला, क्योंकि एक फोर्स लगने लगा, एक फोर्स लगने लगा, बोल सकते हो फोर्स का एक कंपोनेंट लगने लगा जिसका नाम क्या था, फ्रिक्शन, जिसने इसके मोशन को अपोज किया, बोला नहीं 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 तुमको तो चलना ही नहीं है आगे की तरफ, समझ, तुमको तो चलना ही नहीं है आगे की तरफ। जब आपने किसी मान लो 15 न्यूटन का फोर्स दिया तो ये बोलेगा नहीं 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 हमको नहीं आगे बढ़ना है। क्यों, तो फोर्स गया कहां, आपका बल गया कहां, तो आपका बल गया पीछे की तरफ, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में बल गया ना, और सारा का सारा बॉडी वहीं पे रुका रह गया। मतलब रिलेटिव मोशन को इसने क्या किया, अपोज किया। ठीक, दूसरी बात कि जब फ्रिक्शन होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बच्चों दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं, समझ में आ गया, दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाएंगे। जैसे आप नॉर्मली हैंड को रब करते हो तो एक हाथ दूसरे हाथ के कांटेक्ट में आता है तो पहले वाला हाथ दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, तो दूसरे वाला भी पहले के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। तो फ्रिक्शन के ही चलते आपका हाथ क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म महसूस होने लगता है ठंडों के दिनों में। उसी तरह लकड़ी, जब दो लकड़ी एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें चिंगारियां आ जाती हैं, और गर्मी के दिनों में पूरे के पूरे पहाड़ी में आग लग जाता है। जो पहाड़ के एरिया के होंगे वो देखे भी होंगे ये चीजों को। ठीक है बच्चों, हम लोग ये बात फ्रिक्शन को समझ गए। ठीक, अब फ्रिक्शन के बच्चों कंपोनेंट जो होते हैं, फ्रिक्शन के जो टाइप्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप के फ्रिक्शन है। तो थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे बच्चों। तो दो प्रकार के हमारे पास फ्रिक्शन है, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब भैया स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग वार्तालाप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर गए तो बातें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेक्चर थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो बोरिंग लगने लगेगा। तो मजा से पढ़ना है अपने को, तो थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन को जरा हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, when friction between any two contacting surface, when friction ऐसे लिखते हैं, when friction apply between, when friction apply between any two contacting surface act force
टू फोर्स टेंडेंसी, एक्ट फोर्स टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। एक शब्द मैंने बच्चों लिखा है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी का मतलब होता है चाहत। टेंडेंसी का मतलब ऑलवेज क्या होता है? बोलेंगे सर चाहत। चाहत कहने का मतलब, जब बच्चों जरा हम समझेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही आसान है, जरा हम एकदम सीखने की कोशिश करेंगे। यहां से यहां तक ही मेन इसका पार्ट यहां से यहां तक है। जब हम लोग दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, जैसे हम लोग घर के बॉक्स को समझने का कोशिश करते हैं, जो हमारा घर का ट्रंक जो है, अभी ट्रंक के ऊपर बातें की, वार्तालाप किया, जो बॉक्स है हमारा, जो ट्रंक है, तो अगर आप ट्रंक के ऊपर इधर से आप फोर्स देते हो बच्चों, क्या देते हो? इधर से आप बल देते हो, और ट्रंक थोड़ा भारी है। ट्रंक क्या है? आप भारी है, आपने महसूस किया होगा, और उस ट्रंक को इस तरह से धक्का दे रहे हो, एकदम पुश कर रहे हो इस तरह से कि चलो, लेकिन वो चल नहीं रहा है। लेकिन उसकी चाहत तो है कि हम चले, टेंडेंसी है, उसकी चाहत है कि हम चले, लेकिन चल नहीं रहा है ना। तो उसी दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक शब्द मैं जोड़ दूंगा बच्चों कि स्टैटिक शब्द कहीं भी आएगा आपके फिजिक्स में, इसका मतलब होता है रेस्ट की अवस्था। आप फोर्स लगा लो कितना भी, लेकिन ये चलेगा नहीं जब तक से बोल रहा है कि ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक का मतलब वो चलेगा ही नहीं। तो वो फोर्स गया कहां? तो आपने फोर्स इस, मान लो इस ब्लॉक को आपने फोर्स दिया इधर से, तो ये सारा का सारा फोर्स आपका कहां चला गया? स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। ये बात पहली हो गई, ये पहला बात नोट कर लेंगे कॉपी में। दूसरी बात बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन पे हम लोग करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, दूसरी बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। एडजस्टेबल इन नेचर। क्या बोला मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, वो सेल्फ एडजस्टेबल है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा आपके घर में बच्चों सोफा रखा हुआ है और बहुत भारी है, पुराने जमाने का सोफा बहुत भारी हुआ करते थे, आज के डेट में तो नॉर्मल बुतरुओं सब ढकेल लेगा, लेकिन पहले के जमाने में जो बढ़िया बढ़िया सागवान का बनता था ना, लकड़ी का, धंग का, जिसको सोफा सेट कहते हैं, तो बच्चों उसको आप धक्का देते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक हिलता तक नहीं था। आज भी अगर हम बात करें बढ़िया भारी ट्रंक के ऊपर, बार बार हम ट्रंक के ऊपर जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी के घर में एक बड़े बड़े बक्से रहते हैं नॉर्मल घर में, तो आप उसको आप धक्का दोगे तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक चलता ही नहीं है। क्यों नहीं भैया चलेगा? क्योंकि वो ऑटोमेटिक, वो फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल है, एकदम आराम से वेट के अनुसार, वजन के अनुसार बॉडी के फ्रिक्शन स्टैटिक ऑटोमेटिक लग जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। कहां? दूसरे कॉन्टैक्टिंग सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया? फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तीसरी बात हम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन पे। मान लीजिए हम किसी बॉक्स को, मान लीजिए बच्चों हम लोग किसी बॉक्स को स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम दे दिए। कितना दे दिए? मैक्सिमम, एकदम मतलब पूरा जान जी लगा दिए। अब बस वो चल नहीं वाला है। बात नहीं समझे? मतलब हम फ्रिक्शन उसको फोर्स दे रहे हैं, अब बस वो चलने वाला है, जस्ट वो चलने वाला है, तो वो ही क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कहलाएगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम आप दे रहे हो, मैक्स जो दे रहे हो ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस।
मान लो ये क्योंकि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हमेशा नॉर्मल क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो नॉर्मल के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एफ मैक्स जो होगा ना, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो म्यू एस आ जाता है। म्यू इसको पढ़ते हैं बाबू म्यू एस ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एफएस मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के होता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है बच्चों। सॉरी दूसरी बात है बच्चों, जरा हम ध्यान से देखेंगे तो यहां तक हम लोग बातें समझ गए। नेक्स्ट बात है कि अगर आप किसी ब्लॉक को आप मतलब मान लो ट्रंक को आप इधर से फोर्स दे रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज किधर के तरफ लगेगा, पीछे के तरफ। तो ये चल नहीं रहा है, ये एक्सीलरेशन हम नहीं दे रहे हैं, तो जब तक से एक्सीलरेशन नहीं देंगे, कोई एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं देंगे तो ये चल नहीं रहा है आगे की तरफ। तो होगा कितना, तो बचपन में पढ़े हैं एफ माइनस एफ एस इक्वल टू 0। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ एस, मतलब पूरी की पूरी आपकी फ्रिक्शन किसके बराबर हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन के। आपकी फोर्स किसके बराबर होगी, फिर से फोर्स किसके बराबर हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, 4 पॉइंट कर लिए। एक बात और कि स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे भैया निश्चित सी बात है सर कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो एफ एस मैक्सिमम से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम ये 5 बातें हम लोग बच्चों कर लिए। अब जरा सा हम लोग नॉर्मल बातें जीवन से जोड़ के देखते हैं। सर स्टैटिक फ्रिक्शन जरा सा हमको मान लीजिए जरा करके दिखाइए बच्चों, दिखाते हैं जरा हम नॉर्मल भाषा में। जब आप ट्रेन में चल रहे होते हो या फिर बस में चल रहे होते हो तो क्या होता है, जरा देखो। मान लो ये मान लो एक ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब मान लो ये बस है और बस के ऊपर मान लो इस तरह से तुम बैठे हुए हो, ठीक है ना, इस तरह से तुम बैठे हुए हो और ये ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करेगा ब्रेक, टेंडेंसी का मतलब समझ लेना बच्चों, टेंडेंसी शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो ये वाली बातें क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चाहत किधर की तरफ रहेगा चलने का इस ब्लॉक का, तो बोलोगे सर पीछे की तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन, तुम जब बैठे हुए रहते हो बस में तो क्या होता है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तुम किधर के लिए, तुम्हारा बॉडी किधर की तरफ मूव करता है, पीछे की तरफ। तुमको पीछे न जाने के लिए, तुम ज्यादा पीछे गिर ना जाओ, तो तुमको रोकता कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो रोकता है। और लगता किधर की तरफ है, टेंडेंसी इधर की तरफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। तो जिधर बच्चों टेंडेंसी होगा चलने का बॉडी का, याद रखना एक बात, जिधर बॉडी की टेंडेंसी होगी, चाहत होगी जाने का, स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों ऑलवेज उसके अपोजिट दिशा में लगता है। याद रहेगा बच्चों। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग एक प्रश्न को जरा स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है बच्चों, मान लो ये एक ब्लॉक है, ये मान लो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक का वजन जो है वो कितना दिया हुआ है, मैंने 10 kg दे दिया। जरा हम इसको बड़ा से बनाते हैं थोड़ा सा ढंग से। ये ब्लॉक है और इसकी वजन कितनी है, वेट कितनी है, सॉरी मास कितनी है, तो 10 kg है सर, मान लिया, ठीक है। m का मान हमको 10 kg दे दिया। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना का, तो सॉरी इसको ऐसे करते हैं, इसको 3 kg कर देते हैं, ब्लॉक को 3 kg कर देते हैं और फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का लगा देते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द surface, on the contacting surface
सरफेस। बात समझ में आ गया? तो हमको ये ब्लॉक के द्वारा इस सरफेस के ऊपर कितना बल लग रहा है वो हमको बताना है। जब आप इस यहाँ का म्यूएस का वैल्यू दे देते हैं, मान लो 0.5, ठीक है बच्चों। कैसे बनाएंगे? तो अभी हमने बताया F। अब जरा देखो, ये ब्लॉक है बच्चों, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक चल नहीं रहा है आगे की तरफ, तो 3 kg का है ब्लॉक। आपने फ्रिक्शन फोर्स इधर दिया 10 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ भैया? Fs का भी वैल्यू कितनी लगेगी? 10 न्यूटन, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। दोनों अभी बताए। एक चौथा पॉइंट जो लिखवाए थे, उस चौथे पॉइंट के अनुसार फोर्स इधर की तरफ, तो Fs पीछे की तरफ, तो Fs की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये बात तो निश्चित हो गया था, क्लियर हो गया था बच्चों। नेक्स्ट बात कि हमारा एक बात और है कि Fs मैक्स जो होता है, जरा देखना, Fs मैक्स जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? म्यूएस इंटू एन के बराबर होता है। तो n कितना लगेगा? तो नॉर्मल भैया mg नीचे के तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो n इक्वल टू mg होता है ना। तो n की वैल्यू 3 इंटू जी की वैल्यू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 30 न्यूटन आ गई बच्चों, ठीक है। तो म्यू इंटू एन कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 इंटू 30 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब 15 न्यूटन आ गया। जरा देखो ध्यान से बच्चों, Fs जो है वो Fs मैक्सिमम से छोटा है कि नहीं है? तो हाँ सर सही बात है, छोटा है। तब तो बातें सारी की सारी अप्लाई हो रही हैं। तब आपकी फोर्स इधर के फोर्स इधर की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ 30 न्यूटन, तो कॉन्टैक्ट सरफेस, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस बोला, तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस R, तो R इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर अंडर रूट n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू सर 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस f का 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 900, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट 1000 बराबर 10 रूट 10 न्यूटन। इतना ही फोर्स ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देगा बच्चों। कितनी आसान बात है, ठीक। एक जरा और प्रश्न को हम लोग करने का कोशिश करेंगे बच्चों। तो प्रश्न है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, उसकी मास m होती और मैंने फोर्स इस दिशा में F दे दिया ना, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही थी, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही थी? थीटा बना रही थी ना। तो बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स द ब्लॉक डज नॉट स्लिप over the surface, over the contacting सरफेस। कितना बढ़िया बात बोला है, ठीक है। अब जरा हम इस प्रश्न को कैसे करें? इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, जरा देखो, आ जाओ बच्चों। डज नॉट स्लिप बोला है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो भैया रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, मोशन ही नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। सारा बात लगा दो, अभी जितने भी चारों बात बताएं लगा दो, फट से बन जाएगा। जरा देखेंगे इसके सॉल्यूशन को बच्चों ना। तो जरा देखो, ये ब्लॉक था हमारा, ये ब्लॉक था बच्चों हमारा m मास का ब्लॉक, ये फोर्स इधर की तरफ, ये एंगल थीटा, इसका ये कंपोनेंट निकाल दो, तो ये वाला क्या होगा? f cos थीटा, ये वाला क्या होगा? f sin थीटा हो जाएगा बच्चों। नॉर्मल ऊपर की तरफ और mg किधर की तरफ बच्चों? नीचे की तरफ लगा। fs किधर की तरफ लगेगा? तो पीछे की तरफ। ये वाला फोर्स सेम हो गया, fs माइनस f cos थीटा, एक्सीलरेशन हो नहीं रहा है, 0 डाल देंगे, Fs इक्वल टू कितना हो गया? f cos थीटा हो गया। एक इक्वेशन ये बना मेरा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन जरा हम देखेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो जरा इसको देखो। तो n प्लस f साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा? mg, और ये ऊपर की तरफ ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा था, तो हो जाएगा 0 ना। अब n की मान कितनी होगी यहां से? सर n की मान हो जाएगी mg माइनस f साइन
थीटा हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। सर एक बात और जानते हैं, एफ मैक्सिमम इक्वल टू जो होता है, मान लो यहाँ की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट होती म्यू एस होती, दे दो हो गया म्यू एस की कैटेगरी में, तो म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू एस इंटू दिस एन की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बच्चों मैक्सिमम मांगा है तो जरा ध्यान से देखना, एक बात बताते हैं, एफ एस जो होता है ऑलवेज छोटा होता है, किससे छोटा है, या फिर बोल सकते हो बराबर भी हो सकता है, तो भी काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और एफ एस मैक्सिमम के छोटा या बराबर भी बोल सकते हो, बड़ा ही होता है बेसिकली एफ मैक्सिमम जनरली, लेकिन कभी कभी हो जाता है बराबर किसी किसी कंडीशन में, है हम लोग उस पर वार्तालाप नहीं करेंगे। अब एफ एस जो है, एफ एस की वैल्यू यहाँ पर है एफ कॉस थीटा ना, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू जो दिया हुआ है वो म्यू एस इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और वो माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो म्यू एस इंटू एफ साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी के बराबर, एफ कॉमन है तो एफ कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये अब इसी को इक्वल टू कर दोगे तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन निकल जाएगा, और मैक्सिमम के लिए एक मिनट जरा हम उधर से मिटा दिए, जरा देख लेंगे। अब जरा देखो बच्चों, यहां से ये क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक सेकंड, यहां से एफ इक्वल टू हो जाएगा, जो मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा वो लगेगा म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। बच्चों एक बात और याद रखना, फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स, तो ये वाले को भी डी इस वाले को भी डी बाई डी थीटा जीरो के बराबर हम मैक्सिमम के लिए हमेशा बताए हैं। कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम हो, dx बाई dy को जीरो कर दो, dx बाई dy को, चाहे dy बाई dx को क्या कर दो, सीधा जीरो कर दो। ठीक है, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा जीरो मार दिए, इसका डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू एस है, तो म्यू एस cos थीटा इक्वल टू जीरो, ये उधर गया तो म्यू एस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया बच्चों, ये मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, cos थीटा, इसको क्या बोले तुम, tan थीटा बोले कि नहीं बोले। जरा हम यहाँ पे बात करेंगे, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। सर ये वाला हो गया म्यू एस, ये 1, ये वाला कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस हो जाएगा, ये वाला अगर एंगल थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू इधर से मिटा देते हैं फटाक से, जरा देख लो बच्चों। तो tan थीटा का sin cos थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई 1 बटा में अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस हो गया, अब प्लस इसका कर लो, तो म्यू एस बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का, अब म्यू एस इंटू म्यू एस का स्क्वायर हो गया अंडर रूट म्यू एस हो गया। सर यही मैक्सिमम फोर्स लगेगा बच्चों, कोई भी बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा इस प्रश्न में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।